नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 22 मई। दोस्तों बड़ी खुशखबरी की बात आपको बता दें, मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए हुआ सस्ता। देश भर में जश्न। दूसरी बड़ी अपडेट, राहुल गांधी को आईएफएस अधिकारियों को बताया था घमंडी और भारत को लेकर कहीं ना कहीं एक तरीके से विवादित बयान देना पड़ा भारी। एस जयशंकर विदेश मंत्री ने दिया करारा जवाब। वो क्या कुछ कहा है विदेश मंत्री ने, वो हम आपको बताएंगे। देश दुनिया भर में बड़ी खबर निकल के आ रही है। मंकी पॉक्स का बड़ा खतरा, दुनिया के 10 देशों में मचाया हाहाकार। 11 से 12 देशों में मंकी पॉक्स का कहर। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के बीच डील और मजबूत मिलेगा जल्दी। डिफेंस टेक्नोलॉजी बनाएंगे दोनों देश मिलकर खतरनाक फाइटर जेट, हम आपको बताएंगे। इस बीच ऑस्ट्रेलिया में हुआ करारी हार। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुनाव हारे। 1 दशक से सत्ता पर थे काबिज। अब एंथनी अल्बनीज़ होंगे नए पीएम। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों जहां श्रीलंका में आपातकाल हुआ खत्म, वहीं पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो कटोरा लेकर बड़ा सा पहुंच गया है चाइना के पास भीख मांगने, तो वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच रूस ने कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन भेजे गए पश्चिमी हथियारों को किया तबाह। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। रूस ने दागी कैलिबर मिसाइल, पश्चिमी देशों के हथियार हुए पूरी तरीके से तबाह। तो एक एक करके आपको विस्तार से ज्ञानवापी को लेकर भी बड़ी खबर आई है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, एक्साइज ड्यूटी घटाई। पेट्रोल 9.5 रुपये और डीजल 7 रुपये हुआ सस्ता। केंद्र सरकार बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने के लिए काफ़ी सक्रिय हो गई है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 रुपये जबकि डीजल पर 6 रुपये प्रति लीटर की कमी करने की घोषणा कर दी है। सीतारमण ने कहा है कि केंद्र सरकार के इस फैसले से पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपये प्रति लीटर कम हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपये प्रति गैस सिलेंडर, 12 सिलेंडर और सब्सिडी देंगे। इनमें हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। आपको बता दें, देश में पिछले महीने यानी अप्रैल में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन दर 8 साल के उच्चतम स्तर यानी फीसदी पर पहुंच गया है। रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़ों में ये बढ़ोतरी खाने पीने की चीज़ों के अलावा ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते हुई हैं। तो दोस्तों पेट्रोल डीजल का रोज़ का रेट आप एसएमएस के जरिए भी जान सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सस्ती की गई चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आम जन के लिए बड़ी राहत की खबर है। एक और अपडेट, राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान। देश को कहा कि आज केरोसिन की लिपट में है एक चिंगारी काफ़ी पूरे देश को जलाने के। राहुल गांधी को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया करारा जवाब। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने लंदन दौरे पे हैं। अन्य भारतीय नौकरशाहों को अहंकारी बताया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने देश पर विवादित टिप्पणी देते हुए कहा है कि आज देश में डर का माहौल है। देश में आज पूरी तरीके से आग लगी हुई है। एक चिंगारी ही पूरे देश हिंदुस्तान को जलाने के लिए काफ़ी है। अब इस तरीके के बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग राहुल गांधी पर हमलावर हैं। तो वहीं आपको बता दें, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी के इस वक्तव्य के बाद अब जिन्हें घमंडी कहा गया है, भारतीय नौकरशाहों को एक तरीके से अहंकारी बताया गया है, इसको देखते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी करारा जवाब दिया है। आपको बता दें, राहुल के इस बयान को जवाब देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारतीय विदेश सेवा बदल गई है और ये अहंकार और घमंडी शब्द का प्रयोग कृपया ना करें। ये अहंकार नहीं बल्कि ये आत्मविश्वास है। यानी आज जो सरकार चल रही है वो आत्मविश्वास से चल रही है। अहंकार नहीं बल्कि आत्मविश्वास और राष्ट्रहित की रक्षा करना कहते हैं। विदेश मंत्री खुद विदेशी सेवा अधिकारी रह चुके हैं और उन्हें 2015 से 18 तक विदेश सचिव के तौर पर सेवाएं दी हैं। दूसरी ओर राहुल ने लंदन में आयोजित कार्यक्रम में भारत में लोकतंत्र वैश्विक आबादी के लिए अच्छा बताया और उन्होंने कहा कि ग्रह के केंद्रीय आधार के रूप में काम करता है। उन्होंने आगाह किया है कि अगर भारतीय लोकतंत्र में दरार आती है तो इनमें हमारे ग्रह के लिए समस्याएं खड़ी होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है राहुल गांधी ने वहाँ कहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी की इस पर पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि खबरदार जो देश के खिलाफ एक भी शब्द कहा, मिट्टी का तेल तो कांग्रेस छिड़कती है। 1984 में मिट्टी का तेल कांग्रेस ने छिड़का था, सिखों का कत्लेआम कराया था। क्या राहुल गांधी उसे भूल गए हैं? तो इस तरीके से बीजेपी ने करारा जवाब दिया। अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा 11 से 12 देशों में पहुंच चुका है। मंकी पॉक्स का कहर
दरअसल आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 11 देशों में मंकी पॉक्स वायरस के 80 मामलों की पुष्टि हुई है। एजेंसी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इनकी निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है, इसलिए और अधिक मामले सामने आ सकते हैं। WHO ने कहा है कि इस असामान्य वायरस के मामले आमतौर पर पश्चिमी और मध्य अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जानवरों में पाए जाते थे, और इसके मामले में कभी कभार स्थानीय लोगों के या पर्यटकों में भी पाए जाते हैं। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि मंकी पॉक्स के मामले प्रमुख यूरोपीय देशों और कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी मिले हैं, और ये कोरोना वायरस महामारी के बीच दुनिया भर में फैलता जा रहा है। अब तक 12 के करीब देशों में ये मिल चुका है और एक तरीके से खतरनाक मंकी पॉक्स है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुनाव हारे, 1 दशक से सत्ता पर काबिज थे। अब एंथनी अल्बनीज़ होंगे नए प्रधानमंत्री। आपको बता दें, ये और भी खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1 दशक में सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चुनाव हार गए हैं। अब इस तरीके से लेबर पार्टी के नेता एंथनी अल्बनीज़ देश के अगले प्रधानमंत्री होने वाले हैं। एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया लेबर पार्टी से आते हैं। स्कॉट मॉरिसन ने ऑस्ट्रेलिया की लिबरल पार्टी के नेता के रूप में पद छोड़ने का भी फैसला किया था। इसका मतलब यह है कि अब नए नेता प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाएगा। स्कॉट मॉरिसन करीब 1 दशक से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री पद पर काबिज थे। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि देश में अल्पमत की सरकार बनने की संभावना है। दरअसल आपको बता दें, अभी लाखों मतों की गणना अभी नहीं हुई है। इसके बावजूद मॉरिसन ने त्वरित कदम उठाया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अमेरिका, जापान और भारत के नेताओं के साथ टोक्यो में शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। मॉरिसन ने कहा है कि मेरा मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस देश में निश्चितता हो। मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है कि देश आगे बढ़े, और यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दें क्वाड की शिखर सम्मेलन होने वाली है, और ये कारण है कि क्वाड के शिखर सम्मेलन में नए प्रधानमंत्री से पीएम मोदी मुलाकात कर सकते हैं। 24 और 25 मई को क्वाड के लिए जा रहे हैं। हम चलते हैं और अपडेट आपको बता दें, अभी हाल ही में आए थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। तो अब रक्षा क्षेत्र में भारत और ब्रिटेन के संबंध में और डील जो है वो और मजबूती की स्थिति बढ़ रही है। जल्द मिलेगा डिफेंस टेक्नोलॉजी। जी हाँ, ब्रिटेन देगा, भारत लगाएगा पैसा, बनेगा खतरनाक फाइटर जेट। दोस्तों, अभी हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आए थे। उस दौरे के बीच जो डील हुई थी वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ब्रिटेन ने खतरनाक फाइटर जेट बनाने के लिए भारत को कई ऑफर दिए थे, और ने कहा था कि अब भारत ने कहा था कि हम इस पर विचार करके बताएंगे। दरअसल भारत को ये डील इसलिए दी गई थी क्योंकि भारत को पता है ब्रिटेन को कि ये पैसा भारत ही लगा सकता है, और ये टेक्नोलॉजी भारत और ब्रिटेन जो है मिलकर इस टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे। ब्रिटेन भी अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा और दोनों एक साथ मिलकर खतरनाक फाइटर जेट समेत कई रक्षा क्षेत्र के कई चीज़ें जो है डेवलप करेंगे। और इसी क्षेत्र में बड़ी खबर निकल के आई है कि DRDO के साथ एक समझौता हुआ है, और कहा गया है कि ये ज्वाइंट रिसर्च, को डिज़ाइन, को डेवलपमेंट और डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम के ज्वाइंट प्रोडक्शन के उन्नत होंगे। भारत को ब्रिटेन जो है ये चीज़ें देगा, तो खतरनाक फाइटर जेट समेत खतरनाक मिसाइलें बनेंगी। तो ये दोस्तों एक कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी डील है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। मंकी पॉक्स को कहीं जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है रूस। पूर्व सोवियत वैज्ञानिकों के दावे ने दुनिया में मचा दी हलचल। दरअसल दुनिया के कई देशों में इन दिनों मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं। अब इस बीमारी ने सभी की टेंशन बढ़ा दी है। अधिकतर केस यूरोप के देशों और अमेरिका में रिपोर्ट हुई हैं। इस बीच एक पूर्व सोवियत वैज्ञानिक के दावे ने दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल वैज्ञानिक ने कहा है कि आज रशिया अपने फ़ायदे के लिए पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स फैला सकता है, और रशिया इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज कर सकता है। ऐसे में रूस के द्वारा यूज किए गए और ख़ास करके बायोलॉजिकल बम के तौर पर इसे दिखाया जा रहा है। यानी ये कहा जा रहा है कि रूस जो है इसे बायोलॉजिकल बम की तरह यूज कर सकता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक होगा, और यही कारण है कि अब इस पर पूरी तरीके से रिसर्च किया जा रहा है कि आखिर ये कहाँ से हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट। श्रीलंका में लगा आपातकाल लगभग खत्म हो चुका है। दरअसल श्रीलंका की सरकार ने देश में लागू आपातकाल को शुक्रवार आधी रात से हटा दिया है। करीब 2 सप्ताह तक देश भर में आपातकाल लागू रहा। आपको बता दें, आर्थिक संकट व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण यहाँ 6 मई की आधी रात से आपातकाल लगाया गया। प्रतिकूल हालात के बीच देश में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों के मद्देनज़र राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने आपातकाल लागू करने का फैसला किया था। दरअसल हिंदू न्यूज़ की रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति के सचिवालय का कहना है कि आपातकाल शुक्रवार की मध्य रात्रि से ही हटा लिया गया है। देश में कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के मद्देनज़र
ये कदम उठाया गया है। आपातकाल ने पुलिस व सुरक्षा बलों को निरोधात्मक कार्रवाई के तहत किसी भी नागरिक को हिरासत में लेने अथवा गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। तो ये बड़ी खबर। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान का नया विदेश मंत्री बड़ा सा कटोरा लेकर पहुंच चुका है चाइना के पास। जी हाँ, भीख मांगने। पाकिस्तान का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को चीन पहुंचने वाले हैं। एक प्रतिनिधिमंडल के साथ यात्रा कर रहे बिलावल भुट्टो चीन के विदेश मंत्री के साथ व्यापक विचार विमर्श कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि दोनों नेता पाकिस्तान और चाइना के साथ मजबूत व्यापार और आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ ही द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और आर्थिक सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। दोनों मंत्रियों की चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से संबंधित घटनाक्रमों पर भी चर्चा करने की उम्मीद है। अगली अपडेट लेते हैं। परमाणु कचरे के साथ जापान करने जा रहा है बड़ा काम, फैसला जनता पर छोड़ा। जापान की सरकार 2021-11 के मेगा सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मौजूद रेडियोएक्टिव पानी की प्रशांत महासागर में डंप करने की योजना बना रहा है। इसके लिए जापान के लिए न्यूक्लियर रेगुलेटर ने प्रारंभिक अनुमति भी दे दी है। जापान ये काम अगले साल बसंत के मौसम तक पूरा करेगा। आपको बता दें, जापान के न्यूक्लियर रेगुलेशन अथॉरिटी ने पिछले साल ही परमाणु संयंत्र के वेस्ट वाटर की ट्रीट करके प्रशांत महासागर में फेंकने की अनुमति मांगी थी, जिसके लिए जापान सरकार की कैबिनेट ने एक बिल पास किया था और ये अनुमति मिल भी चुकी है। लेकिन जापान में कायदा है कि कोई नया काम करने से पहले उनमें लोगों को जनजीवन पे असर पड़ता हो तो उसके बारे में लोगों से राय ली जाती है। हम चलते हैं और अपडेट। अगली खबर निकल के आ रही है जहां पर रशिया ने कैलिबर मिसाइल दागकर यूक्रेन भेजी गई पश्चिमी हथियारों के बड़े जखीरे को किया तबाह। रूस की सेना ने शनिवार को कहा है कि उसने यूक्रेन के ज्वाइंट मीटर क्षेत्र की क्यू के पश्चिमी क्षेत्रों में भेजे गए हथियारों की एक बड़ी खेप को समुद्री में प्रक्षेपित कैलिबर क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल करके नष्ट कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देशों से लाए गए हथियारों और सैन्य उपकरणों की एक बड़ी खेप पर क्रूज मिसाइलों से हमला कर दिया गया था और इन मिसाइलों के निशाने पर पूर्वी डोनबास क्षेत्र में अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक भी थे। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी डोनबास क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। रॉयटर्स स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट को सत्यापित नहीं कर सका। आपको बता दें, और जिसमें यह भी कहा गया है कि रूसी मिसाइलों ने काला सागर तट पर ओडेसा के पास यवर्धन ईडन भंडार पर हमला किया था। तो दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिका हो या फिर पश्चिमी देश लगातार बड़े पैमाने पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हथियारों से, तो कभी पैसे से, कभी खाद्य रसद से, तमाम चीज़ें से। लेकिन रशिया अब उसे हिट लिस्ट में शामिल कर दिया है और रशिया भी उस पर निशाना बना रहा है। अगली अपडेट एक और निकल के आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें, सिविल कोर्ट ने जिला जज को हैंडओवर की ज्ञानवापी केस की रिपोर्ट। एससी ने दिया था आदेश, सुनवाई शुरू। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल कोर्ट ने जिला जज की रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सिविल जज से वाराणसी के जिला जज को ट्रांसफ़र करने का आदेश दे दिया है। इस मामले को 23 मई की अगली सुनवाई होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को ऑर्डर 7 रूल 11 मामले की सुनवाई 8 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दे दिया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PM नरसिम्हा की पीठ ने कहा है कि वाराणसी दीवानी न्यायाधीश पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहे हैं जो पहले से मुकदमे पर सुनवाई कर रहे थे। आपको बता दें, इस मामले की सुनवाई वाराणसी जिला सिविल जज रवि कुमार दिवाकर कर रहे हैं और उनके आदेश पर स्पेशल कमिश्नर विशाल सिंह ने रिपोर्ट सौंपी थी। एक और अपडेट, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत का ऐलान, शिवलिंग की पूजा कर डालेंगे याचिका। जी हाँ, शिवलिंग की पूजा के लिए वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने शनिवार को बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने कहा है, ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। इतना ही उन्होंने कहा है कि इस याचिका के जरिए शिवलिंग पर पूजन, आरती और भोग लगाने का अधिकार कोर्ट से मांगेंगे। याचिका भी वाराणसी के सिविल कोर्ट में सोमवार को डाला जाएगा। कुलपति तिवारी का कहना है कि पीड़ितों से उनके पूर्वजों को बाबा के पूजन, स्नान और भोग का अधिकार प्राप्त है और ये अधिकार पहले ज्ञानवापी परिषद में निभाई जाती थी, जहाँ बाबा विश्वेश्वर नाथ का पूजन कर उनके पूर्वजों
किया करते थे और ये सर्वे के बाद फिर से बाबा विश्वेश्वर ने दर्शन दिए हैं। तो ये तो शिवलिंग की पूजा के लिए लगातार मांग की जा रही है। एक और अपडेट लेते हैं, अगली खबर निकल के आ रही है। अनंतनाग में कश्मीरी पंडितों का विरोध, सिर मुड़वाकर राहुल भट्ट को किया याद। दरअसल आपको बता दें, राहुल भट्ट और जिस तरीके से आतंकियों ने हमला किया था उसको देखते हुए विरोध जारी है और कश्मीरी पंडितों ने आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहाँ पर उन्होंने एक तरीके से जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है और आतंकियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अगली अपडेट, क्वाड बैठक में पीएम मोदी नए ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मिलने की उम्मीद। दरअसल आपको बता दें, क्वाड की बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बड़ी बैठक के बीच आपको बता दें, नए प्रधानमंत्री जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आज नए ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से पीएम मोदी मुलाकात करेंगे। 24 मई को जापान के राजधानी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन होने वाला है और इसी को देखते हुए बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर आपको बता दें अब आने वाले समय में जो है वो क्वाड बैठक में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मिलेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां पर अमित शाह गृहमंत्री का ऐलान, अगले साल तक सुलझ सकता है असम और अरुणाचल सीमा विवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा है कि अरुणाचल प्रदेश असम के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद अगले साल तक सुलझाने की संभावना है। पूर्वोत्तर को उग्रवाद मुक्त बनाने की कोशिश चल रही है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले दिनों जो बातें की गई थी उसको सुलझाने की बात कही गई है। यानी पिछले दिनों जो चीज़ें निकल के आई थी उस पर 9000 से ज़्यादा आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर लिया था। केंद्रीय गृह मंत्री अरुणाचल प्रदेश में रामकृष्ण मिशन के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और उन्होंने स्पष्ट कहा कि असम के मसले को हम जल्द ही समाधान करेंगे। अगली अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत को बजरंग मुनि ने लिखा पत्र, कहा मक्का मदीना की भू जांच वहाँ था, शिव मंदिर उसको ढहाया जाए। देश में ज्ञानवापी, काशी, मथुरा और ताजमहल के बाद लगातार माहौल बदलता जा रहा है। लोग इस्लामिक इमारतों के नीचे अपने मंदिर होने का दावा ठोंकने लगे हैं। लगातार इस बात की मांग हो रही है कि सभी मुस्लिम शासकों के द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध इमारतों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अब सब हिंदुओं के धार्मिक स्थल थे। अब ये मामला देश के बाहर निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुका है। महंत बजरंग मुनि ने जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखकर मक्का मदीना में शिव मंदिर होने का दावा किया और जाँच की मांग कर डाली है। बजरंग मुनि के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पत्र लिखकर मक्का मदीना की जांच करने की अपील कर दी है। अब ये देखिए, ये वही लेटर है और ये भी लेटर में स्पष्ट लिख दिया गया है कि जज तत्काल इसकी जांच होनी चाहिए। देश भर में तमाम जामा मस्जिदों के नीचे भी भगवान की मूर्तियां होने का दावा किया जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी सांसद ने लिखा पत्र। दरअसल यूपी के कई शहरों और रेलवे स्टेशनों के नाम बदले जाने के बाद अब इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉलैंड छात्रावास का नाम बदलने को लेकर सांसद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख दिया है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र लिखते हुए कहा है कि हॉलैंड का नाम बदला जाए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हॉलैंड हॉस्टल का नाम बदलने की मांग की गई है। शिक्षा मंत्री को जानकारी देते हुए लिखा है कि विलियम हॉलैंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सोसाइटी 1974 से 1995 तक इसका संचालन करती रही और 1995 में ये सोसाइटी अस्तित्वहीन हो गई थी और इसका नाम बदलना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट, अगली खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहां कुतुब मीनार की सच्चाई जल्द आएगी दुनिया भर के देश के सामने। एएसआई की टीम यहां करेगी जांच। कुतुब मीनार को लेकर उपजे विवाद के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को कुतुब मीनार की सच्चाई पता लगाने की जिम्मेदारी दी गई है। कुतुब मीनार पहुंचे केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने करीब 2 घंटे तक कुतुब मीनार का निरीक्षण करने के दौरान इस बारे में एएसआई को निर्देश दिए हैं। कुतुब मीनार परिसर में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद पर लगे हिंदू मूर्तियों के बारे में पर्यटकों को जानकारी देने के लिए कल्चरल नोटिस बोर्ड लगाए जाएंगे। इसके साथ ही कुतुब मीनार परिसर में खुदाई होगी। इससे ज़मीन में दबे मंदिरों के अवशेषों के बारे में भी पता लगाया जाएगा। जागरण ने 4 दिन तक लगातार प्रकाशित खबरों में शोधों और एएसआई के पूर्व अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित किया था, जिनमें बताया गया था कुतुब मीनार सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक वाराह मिहिर की भोजशाला थी। और यही कारण है कि आपको बता दें, इस कुतुब मीनार के खिलाफ अब एएसआई भी जल्द ही जाँच करने वाली है और इस पर भी बुलडोजर चलेगा। एक और अपडेट लेते हैं, अगली खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, जहाँ समाजवादी पार्टी से रुबीना खानम ने दिया इस्तीफा, कहा सच बोलना अगर गुनाह तो मैं गुनाह करूंगी। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं रुबीना खानम, जिन्होंने कहा था
कि ज्ञानवापी जो है वो हिंदुओं का मंदिर है, उसे हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जिसके बाद समाजवादी पार्टी ने एक्शन लेते हुए उनको महिला मोर्चा अध्यक्ष पद से, अलीगढ़ की महिला नगर अध्यक्ष पद से इस्तीफ़ा दे दिया, यानी उनका इस्तीफ़ा ले लिया है। उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा दीजिए, आप इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। अब जब उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया गया तो उन्होंने पूरे समाजवादी पार्टी से ही रुबीना खानम ने इस्तीफ़ा दे दिया। पूरे समाजवादी पार्टी से ही इस्तीफ़ा देते हुए रुबीना खानम ने स्पष्ट कर दिया है कि हमें ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ पे लोकतंत्र ना हो, हमें बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, तो हम ऐसी पार्टी में रहकर क्या करेंगे। रुबीना खानम ने गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाते हुए उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव ना तो राष्ट्रवादी हैं ना तो धर्मवादी हैं, इनको सिर्फ अपनी पार्टी से मतलब है। हिंदू भाइयों के समर्थन में हमने आवाज़ उठाई, तो इस तरीके की बातें